दिल्ली की हलचल भरी रात में अदिति के लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अनजान ईमेल आता है। बड़गांव की काल कोठरी में सच बंद है, अगर हिम्मत हो तो दरवाजा खोलो। बस इतना ही लिखा था, न कोई भेजने वाला और न ही कोई अता पता। लेकिन पत्रकार अदिति के लिए यही वाक्य काफी था। उसका मन उबल पड़ा। अगर इसमें कहीं कोई सच्चाई दबी हुई है और वो सामने नहीं आई तो ये मेरे पेशे के साथ गद्दारी होगी। नहीं, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अदिति ने तुरंत अपने चैनल के सीनियर रिपोर्टर्स नीरज और श्वेता को फोन मिलाया। श्वेता, मुझे एक मेल मिला है, इसमें कुछ अजीब सा लिखा है। बड़गांव की काल कोठरी में कुछ है, मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। अदिति, तुम पागल हो गई हो क्या? उस हवेली में अब तक 7 लोग जा चुके हैं और कोई अब तक वापस नहीं लौटा। अरे यार अदिति, तुम भूत की रिपोर्टिंग करोगी या खुद भूत बन जाओगी? हाँ छोड़ो यार, ये सब स्टंट हमारे बस का नहीं है। हाँ ठीक है, तुम लोग मत चलो, लेकिन मैं तो जा रही हूँ अकेली। हाँ चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगली सुबह अदिति अपना कैमरा डायरी लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई घर से निकल पड़ती है। जैसे जैसे वो शहर से दूर होती जाती है, रास्ता और भी वीरान और सन्नाटे से भरा होता है। यार, ये रास्ता तो सच में बहुत डरावना होता जा रहा है। खैर, मुझे अभी अपने काम पर फोकस करना चाहिए। गांव में प्रवेश करते ही अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ जाती है। हवा में कुछ तो था जो कि उसे चेतावनी दे रहा था। अब गांव के लोग उसे ऐसे घूरते हैं जैसे कोई अनहोनी सामने खड़ी हो। कोई उससे खुलकर बात नहीं करता। तभी एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए उसके पास आता है। अरे बेटे, यहाँ क्या करने आई हो? हवेली में जो जाता है लौट कर नहीं आता। यहाँ आत्माएं राह देखती हैं अपने शिकार की। दरवाजा मत खोलना दरवाजा। मैं एक रिपोर्टर हूँ और यहाँ सच की तलाश में आई हूँ बाबा, और अगर सच वही है तो दरवाजा जरूर खुलेगा। अदिति हवेली के सामने पहुंचती है। खंडहर नुमा ये हवेली वक्त के कहर की गवाह लगती है, लेकिन खौफनाक सन्नाटे ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। हवेली का बड़ा सा फाटक चरमराता है और खुल जाता है, जैसे उसे आने वाले का इंतजार था। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? नहीं बेटी, अंदर मत जाओ। वहाँ मौत के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन अदिति बूढ़े की बात पर ध्यान न देकर अंदर घुस गई। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारें मानो उसे घूर रही हों, जैसे कई अनजानी निगाहें उसका पीछा कर रही हों। हवेली में पहले दिन से ही डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक दीवार पर अचानक खून से उभरता हुआ शालिनी लिख जाता है। एक पुराना झूमर झंझना उठता है बिना हवा के। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अदिति इधर उधर देखती है। मौत का खौफ उसकी आंखों में साफ दिख रहा होता है। तभी एक लाल चुनरी हवा में उड़कर सीधा अदिति के गले से लिपट जाती है। वो जैसे कांप जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। जो भी हो, ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। मैं कल सुबह रिपोर्ट भेजूंगी। अब जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह अदिति अपने डर को छुपाकर चैनल पर कॉल करती है। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी होती है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है, जैसे वो खुद नहीं बोल रही हो। हेलो नीरज, श्वेता, पता है ये हवेली तो बहुत सुंदर निकली। इसका आर्किटेक्चर अंदर से गजब है। तुम लोग बेवजह डर रहे थे, क्यों ना हम तीनों मिलकर इस पर एक अच्छी सी स्टोरी बनाएं? अरे क्या सच में तू ठीक तो है ना दीदी? अरे मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, और पहले से ज्यादा। अब तो मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। अदिति की बातों से प्रभावित होकर अगले दिन नीरज और श्वेता भी बड़गांव पहुंच जाते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी सी लहर उन्हें छू जाती है, जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। लेकिन ये स्वागत नहीं, चेतावनी थी। अरे यार श्वेता, तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अरे अभी जब हम अंदर आए, यहाँ हल्की
ठंड लगी मुझे। तेरा दिमाग तो ठीक है ना यार, बाहर गर्मी से आए हैं इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। अब शाम होते होते हवेली का रंग बदलने लगता है। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगती हैं। वो लोग कैमरा लेकर शूटिंग करने लगते हैं। तभी एक कैमरे में अदिति की परछाई 2 जगहों पर दिखती है। अब जब नीरज और श्वेता रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो रात की रिकॉर्डिंग में अदिति को बिना पल के झपकाए एक ही जगह पर बैठे देखा जाता है, जो बड़बड़ा रही होती है। उन्हें बुलाओ, हमें आजाद करो, बुलाओ उन्हें, जल्दी बुलाओ, हमें आजादी चाहिए, श्वेता, जल्दी करो, तुमने उन्हें अदिति बुलाओ, को देखा? बुलाओ वो उन्हें। लगातार वही बोले जा रही है, जैसे कोई रट लगा रही हो। ये अदिति नहीं है, ये कोई और है, कोई उसके अंदर है, ध्यान से देखो उसकी आंखें। अदिति अब पहले वाली अदिति नहीं थी। हवेली में बिताई पहली ही रात ने उसकी आत्मा को जैसे बांध लिया था। वो दिन भर तो सामान्य रहती थी, लेकिन जैसे ही रात होती उसकी आंखों की चमक बदल जाती थी। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, मुझे भी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये अदिति भी थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा, लेकिन कुछ तो है यहाँ। नीरज और श्वेता ने महसूस किया कि हवेली में कुछ तो था जो धीरे धीरे उनकी टीम को निगल रहा था। शाम होते ही मानो हवेली की दीवारें सांस लेने लगती हों। पुराने कमरों से रोशनी झांकने लगती थी, जबकि वहाँ बिजली का कोई स्रोत नहीं था। हवेली का पिछला हिस्सा, जिसे गांव वाले काल कोठरी कहते थे, अब धीरे धीरे अपने रहस्य खोलने लगा था। श्वेता, लगता है हम यहाँ जो ढूंढने आए थे ना, शायद वही हमें ढूंढ रहा है। अब जरूर अदिति हमसे कुछ छुपा रही है। नीरज, कल रात मैंने अदिति को कमरे में अकेले बड़बड़ाते देखा है, जैसे कोई उसमें घुस गया हो। श्वेता, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लगता है इस हवेली में कुछ ऐसा है जो हमें निकलने को तैयार बैठा है। ठीक कह रहे हो तुम, हम लोग कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। अगले दिन अदिति सभी को हवेली के तहखाने में लेकर जाती है। वहीं था वो पुराना दरवाजा जिसके पीछे कभी काल कोठरी हुआ करती थी। वहाँ के दरवाजे पर पुराने जमाने के ताले लगे होते हैं, लेकिन जैसे ही अदिति उसके पास जाती है, ताले खुद ब खुद गिरने लगते हैं। श्वेता, तुमने देखा? वो ताले अपने आप खुल गए। यार, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। प्लीज नीरज, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो प्लीज। हाँ, रुको रुको श्वेता, रुको, देखते हैं क्या है यहाँ। अब वो दरवाजा खुलता है और धूल भरी एक सुरंग के अंदर सब दाखिल होते हैं। अंदर एक वीरान कमरा होता है जिसमें 2 कंकाल गले मिलते हुए जमीन पर पड़े थे। उनसे बदबू आ रही थी। उसके पास ही कुछ जले हुए प्रेम पत्र और दीवार पर लिखा हुआ एक वाक्य हमें अलग कर दिया, लेकिन हमारी आत्माएं अब भी यही हैं। लगता है ये प्रेम और शालिनी के कंकाल हैं। ये वही हैं जिनका जिक्र बाबा कर रहे थे। हाँ, ये वही लग रहा है जिनको ठाकुर बलवीर सिंह ने मार दिया था। अपनी बेटी और उसके प्रेमी को एक साथ काल कोठरी में उसने जिंदा दफन कर दिया था। अब वो चैन से नहीं सो सकते जब तक उनका सच सबके सामने ना आ जाए। अदिति अब पूरी तरह आत्माओं के प्रभाव में थी। वो हवेली की हर दीवार से बात करती थी। तभी अचानक हवेली में चीजें गिरने लगती हैं। कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और रिकॉर्डिंग में अदिति बोलती है, ठाकुर बलवीर ने हमें मारा, पर अब हम लौट आए हैं, हम सबकी नजरें खोलेंगे। ये देखकर श्वेता डर से कांपने लगती है और नीरज भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवेली अब एक पिंजरा बन चुका था जिसमें आत्माएं आजादी मांग रही थी। नहीं, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। हम तो यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए थे। सच तो यही है, अब तुम सिर्फ दर्शक नहीं रहे, तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। माफ कर दो हमें, हम यहाँ नहीं आएंगे दोबारा। छोड़ दो।
हमें जाने दो। अब अगली सुबह गांव वाले हवेली की ओर दौड़ते हैं क्योंकि हवेली से आग की लपटें उठ रही थी। जब गांव वाले अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें अदिति अकेली मिलती है, बेहोश जमीन पर पड़ी हुई। अरे अरे, ये तो वही लड़की है जो उन 2 लोगों से पहले आई थी यहाँ पर। हाँ, उन दोनों बच्चों को भी ढूंढो, यही कहीं होंगे। ढूंढो उन्हें, कोई तो ढूंढो। लेकिन चाचा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं है यहाँ। हवेली में नीरज और श्वेता का कोई अता पता नहीं था। बस तहखाने की दीवार पर 3 परछाइयां दिखती हैं, एक आदमी, एक औरत और एक कैमरे की। तभी अदिति को होश आता है, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी होती है। वो सिर्फ इतना दोहराती है, अब वो चैन से है, अब वो चैन से है, हाँ, हाँ, अब वो चैन से है। एक और लौट आई, लेकिन बाकी 2 अब भी हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा चाचा, तो ये बताओ, क्या हवेली अब शांत हो जाएगी? हैं? हाँ, शायद, जब तक कोई और पत्रकार ना आ जाए किसी और सच की तलाश में, शायद। हवेली फिर से वीरान हो जाती है, लेकिन जो कैमरा तहखाने से मिला उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी जो अदिति की आवाज में होती है। हम सब अकेले नहीं हैं, तुम भी आओ, इस कहानी का हिस्सा बनो। टीवी चैनल पर वो रिकॉर्डिंग जैसे ही चलती है, लाखों लोगों की रूहें कांप जाती हैं। काल कोठरी अब सिर्फ एक हवेली नहीं, एक शाप बन जाती है जो हर सच्चाई खोजने वाले को अपने भीतर खींच लेती है।